ओके, तो ये हाइपोथेसिस है कि कैसे जॉ का डेवलपमेंट हुआ होगा। So hagfishes and lampreys are survivors from the early Paleozoic era। कहने का अभी हम ये बता दिए, हैगफिश एंड लैम्प्रे जो है तब से अभी तक का, यानी पेलियोजोइक एरा से लेके अभी तक ये सरवाइव किया हुआ है। When jawless craniates were common, jawless craniates कौन से हुए? एग्नाथास were common। अच्छा, ये लाइन यही जुड़ा हुआ है। ओके, since then jawless vertebrates have been far outnumbered by the jawed vertebrates known as gnathostomes। तो जॉ वाला जो लिनियज है वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इन कंपेयर्ड विथ एग्नाथा। एग्नाथा का एक्सटिंक्ट हो गया, 2 क्लास, 1 क्लास अभी है। और ग्नेथोस्टोमाटा में बहुत सारा स्पीसीज भी है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, कैसा कैसा डाइवर्सिटी है ग्नेथोस्टोमाटा में? शार्क मिलता है एंड देयर रिलेटिव्स, शार्क एंड देयर रिलेटिव्स। शार्क का रिलेटिव कौन कौन है? एनीबॉडी? शार्क क्या था? कार्टिलेजिनस था कि बोनी था? पहले ये बताओ, इतना दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, इतना तो बता सकते हो। व्हाट इज शार्क? कार्टिलेजिनस और बोनी? कार्टिलेजिनस। ओके, गुड। शार्क इज कार्टिलेजिनस फिश बिलोंगिंग टू सब क्लास इलास्मोब्रैंकी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो शार्क का रिलेटिव कौन है? तो शार्क तो खुद इलास्मोब्रैंकी हो गया सब क्लास। तो इस इलास्मोब्रैंकी का दूसरा सब रिलेटिव जो है, यानी 2 सब क्लास होता है कॉन्ड्रिच फिश में, होलोसिफेली दूसरा सब क्लास है, और ये होलोसिफेली इसका रिलेटिव हो गया। शार्क एंड इट्स रिलेटिव्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है लिविंग ग्नेथोस्टोम्स आर ए डाइवर्स ग्रुप्स। अभी जो हम लोग को मिलते हैं ग्नेथोस्टोम्स, उसमें शार्क है, सक्सेसफुल हुआ शार्क तब से लेके आज तक, एंड देयर रिलेटिव्स होलोसिफेली। होलोसिफेली में क्या मिलता है आपको? रैट फिश, हम दिखाएंगे आपको आगे। फिर रे फिन्ड फिशेस। शार्क, एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिए, शार्क और रेज, रेज भी बोलते हैं इसको। रेज और रे फिन्ड में कंफ्यूज मत होना। अगर रेज रेज लिखा हुआ है, अकेला रेज, शार्क एंड देयर रिलेटिव, तो इसके रिलेटिव्स में रेज भी। रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। कहाँ गया? हम रिलेटिव्स पर जोर दे रहे हैं, समझोगे तब आगे भी समझोगे फटाफट। दे आर रिलेटिव्स। शार्क कार्टिलेजिनस फिश के इलास्मोब्रैंकी सब क्लास से बिलोंग करता है, और उसका रिलेटिव जो है होलोसिफेली है, रैट फिश। ओके, और एक रेज भी होता है, रेज। ठीक है, रेज, स्केट्स आप सुने होंगे, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, वो भी इलास्मोब्रैंकी ही है। ओके, रेज भी जो है इलास्मोब्रैंकी ही है। शार्क डिफरेंट ऑर्डर से है, रेज डिफरेंट ऑर्डर। और स्केट्स आगे दिखाएंगे, एंड देयर रिलेटिव्स होलोसिफेली। तो जब रेज लिखा रहे तो आप समझ जाना कि ये कार्टिलेजिनस फिश है, इलास्मोब्रैंकी है। और जब रे फिंड, इतना हम क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं, जब रे फिंड लिखा रहे तो आप समझना कि, समझना क्या, रे फिंड जो है वो होता है क्या? एनीबॉडी? ओस्टिस्थिस, ये है बोनी। ऑस्टिस्थिस। अंतर है, रे अगर अकेला लिखा हुआ है
तो हो गया कार्टिलेजिनस, वो बिलोंग करता है आपका कॉन्ड्रिच्थिस क्लास से, उसके इलास्मोब्रांकी सब क्लास से। एंड अगर रे फिल्ड लिखा हुआ है तो वो ओस्टिस्थिस से बिलोंग करता है। ओके, ओस्टिस्थिस के भी एक्टिनोप्टेरिगी से बिलोंग करता है। एक्टिनोप्टेरिगी, यस सर। तो रे क्यों बोलते हैं उसको? रे कहने का क्या मतलब? थोड़ी देर पहले हम, अभी तो हम रे पर स्ट्रेस दे रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम स्ट्रेस दे रहे थे एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन पर। तो क्या बताए थे? यस एक्सोस्केलेटन सर। ज्यादा फिट नहीं हुआ बदलते एनवायरनमेंट के साथ और वो बाद में एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन एंडोस्केलेटन वाला जो एनिमल था वर्टिब्रेट्स में उस समय जो इवॉल्व हुए, वो बाद में जो है सो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है? रे फिल्ड एंडोस्केलेटन हो गया, ये सब सक्सेसफुल है। शार्क में क्या है? कार्टिलेजिनस फिश, एंडोस्केलेटन हो गया। देयर रिलेटिव्स, उसमें भी एंडोस्केलेटन है। तो रे फीड में एंडोस्केलेटन है बोन, इसमें एंडोस्केलेटन है कार्टिलेज। और रे क्यों कहलाया? रे इसलिए कहलाया क्योंकि जब एंडोस्केलेटन आ गया तो एक तरह से रे मतलब तीर, यानी किरण, किरण पतला सा नुकीला सा एक था वो एंडोस्केलेटन, और उसके चारों तरफ सॉफ्ट टिश्यू था, यानी हार्ड टिश्यू जो था, जो सपोर्टिव टिश्यू था, वो रे लाइक स्ट्रक्चर था, पतला था लेकिन लंबा था। तो वो शार्क के केस में वो रे जो था वो वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस, रेज के केस में भी मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस, एंड देयर रिलेटिव्स के भी केस में मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस। बट वो रे जो इसके केस में कह रहे हैं, दैट रे इज मेड अप ऑफ बोन। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये कह रहा है क्या? ये लाइन में सारा सार है पूरा ग्नेथोस्टोमाटा का एक तरह से। अब दूसरा लाइन, दूसरा कॉमा, इस कॉमा के बाद क्या है? ये क्या कह रहा है? रेल फिंड फीसेस के बाद लो फिंड फीसेस। तो जब ग्नेथोस्टोमाटा का लिनिएज स्टार्ट हुआ तो हम बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर के बाद कि कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गया था क्लास। हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको, प्लाकोडर्मी एक्सटिंक्ट हुआ था, एकेंथोडी एक्सटिंक्ट हुआ था, 2 क्लास एक्सटिंक्ट हो गया, कॉन्ड्रिस्थिस, ओस्टिस्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल, ये सब अभी लिविंग है। तो ये जो 2 क्लास एक्सटिंक्ट हुआ ना, प्लाकोडर्मी, एकेंथोडी, इसमें एक्सोस्केलेटन था, यानी वहां पर जो था प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेज and the spicules was made up of bones, bony spicules, bone like spicules थे, bony spicules। तो फिर हम एक्सोस्केलेटन पर स्ट्रेस दे रहे हैं। क्या स्ट्रेस दे रहे हैं? कि एक्सोस्केलेटन जब अपीयर होना शुरू हुआ, एक स्ट्रेटजी अपनाया इवोल्यूशन का हर लेवल पर, वो जब एग्नाथा में आया तब वो एक्सटिंक्ट हो गया, जब ग्नेथोस्टोमाटा में आया तब भी वो एक्सटिंक्ट हो गया। बचा कौन? सिर्फ एंडोस्केलेटन वाला जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्सोस्केलेटन रेप्टिलिया वाला में से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, वो अभी भी है, वो आगे चल के होगा। बर्ड्स में नहीं एक्सटिंक्ट हुआ है, चोंच है उसके पास, क्लॉज है, और मैमल्स में भी कुछ हद तक है, लेकिन सब मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय बर्ड्स और मैमल्स में एंडोस्केलेटन ही, थोड़ा सा ही एक्सोस्केलेटन है, जैसे नाखून हो गया। ओके ये सब। अब जो है लोब फिन्ड फिशेस, तो हम क्या बताए कि इसमें भी जो है, तो ये चूंकि लाइन स्टार्ट कर रहा है लिविंग ग्नेथोस्टोम से, तो इसलिए एक्सोस्केलेटन वाला इसमें से एक्सक्लूडेड है इस लाइन में से, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं बार बार कि वो एक्सटिंक्ट हुआ। तो लिविंग ग्नेथोस्टोम्स में लोब फिन्ड फिशेस क्या है? एनीबॉडी? लास्ट क्लास में भी बताया है। अगेन, lobe fin fishes are also bony fishes, but these are belonging to a different subclass which is called Sarcopterygi.
यानी फ्लेसी फिंड। तो दो प्रकार का तरीका था, तो एक तो रे एंडोस्केलेटन जो डेवलप होगा वो रे फॉर्म में, या वो जो है स्केलेटल रॉड के फॉर्म में, यानी वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसका जो कोना है वो नुकीला नहीं होगा, ब्लंट होगा। ठीक है, तो रे फिंड फिशेज आप देखते हो, ये सब जो मछली जो खाते हो वो सब रे फिंड फिशेज है। कांटा चुभता है मुंह में, बोलते हो कांटा है, कांटा है, ज्यादा है, कम है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, कम वाला ज्यादा पसंद करते हो जो स्पीसीज का खाते हो। ओके, तो एक 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 लिनिएज चला गया जिसमें आपका एंडोस्केलेटन जो है उसका एंड जो है वो ब्लंट होगा। तो वैसे केस में जो उसके अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू थे वो फ्लेसी थे, तो दैट्स व्हाई these fishes were called fleshy fishes also, और फ्लेसी फिंड और लोब फिंड। तो यहां पर रे नहीं रह गया स्ट्रक्चर, लोब हो गया, तो these are lobed fishes। तो lobed finned fishes are also bony fishes or ostrich fish belonging to a different subclass called as Sarcopterygi। आगे हम लोग देखेंगे कि लोब फिंड फिशेज के भी फर्दर आगे दो और ऑर्डर हैं, क्रॉसोप्टेरिगी और डिप्नोई। डिप्नोई। और रे फिंड फिशेज के एक्टिनोप्टेरिगी का क्या क्या है? अरे भैया बताए थे ना। कॉन्ड्रोस्टी, कॉन्ड्रोस्ट्राई, होलोस्टी, होलोस्ट्राई। करेक्ट। फार्मूला क्या था? CHT और CST, yes sir। PHT PI, और CD। PIS, CHT CD। सॉरी सर। सब ऐसे समझ लो कि आपका और एक चीज और है इसमें, कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ बाद में? ये लोब फिंड फिशेज वाला जो ब्रांच था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें बहुत कम स्पीसीज है, 6 स्पीसीज है, इसमें एक स्पीसीज है, हम आगे बताएंगे, बहुत कम स्पीसीज है। बट ये जो रे फिंड फिशेज है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ इसमें, 27,000 से ज्यादा स्पीसीज है इसमें। ओके, तो उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, लिविंग ग्नेथोस्टोम्स आर ए डाइवर्स ग्रुप्स। ये सब में जॉ है और वो सब लिविंग है। और क्यों लिविंग है उसका भी हम कारण बता दिए आपको, क्योंकि एक्सटिंक्ट वाला एक जो स्केलेटन जो था वो फेवर नहीं किया उसको, वो बार बार टकराने लगा इधर उधर पत्थर से जब समुद्र में घूमता था। तो बाद में समझ लियो, हम भी एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं। अब बाहर में कवच रहेगा तो टक्कर लगेगा, उसको चोट लगेगा ना, तो इसीलिए बाद में रेप्टाइल जो है अडॉप्ट कर लिया, ऊपर में कवच बना लिया। कछुआ के ऊपर में हो गया डोर्सल, और मगरमच्छ के भी ऊपर में, वो टकराएगा नहीं, साइड में रहता तो टकरा रहा था, उसका लेटरल पोजीशन पर था। ठीक है, तो ऊपर में हो गया तो पानी के उसके ऊपर पानी है। एनीवे, so derived characters of gnathostomes. Gnathostomes are the jaw mouth are named for their jaws, winged structures that especially with the help of teeth enable gnathostomes to grip food items firmly and slice them. Gnathostomes क्यों ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इन कंपैरिजन विद एग्नाथा? क्योंकि gnathostomes के लेवल पर एग्नाथा है। ठीक है, तो ग्नेथोस्टोम एग्नाथा से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसके पास जबड़ा आ गया, तो इसको खाने में मदद हो गया। जबड़ा आ गया तो दांत भी लग जाएगा जबड़ा में, तो अब आगे टीथ होगा, इसलिए सक्सेस हुआ ये ब्रांच। According to one hypothesis, gnathostome jaws is evolved by modification of the skeletal rods that had previously supported the anterior pharyngeal gill slits. The remaining gill slits no longer required for the suspension feeding remained as the major site for the respiratory gas exchange with the external environment. कहने का मतलब हुआ ये skeletal rod बाद में ये जो gill slits था anterior position पर ये फ्यूज हो गया और बाद में इसका फंक्शन लॉस हो गया, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, और जो रिमेनिंग गिल स्लिट्स बचा वो रह गया रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के लिए बस। ग्नेथोस्टोम्स शेयर अदर डिराइव्ड कैरेक्टर्स बिसाइड जॉज। जॉ के अलावा और क्या क्या डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं? डिराइव्ड कैरेक्टर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको फॉसिल मिला।
एंसेस्टर का, कॉमन एंसेस्टर का फॉसिल मिला, यानी गनेथोस्टोम्स और एग्नाथा का कॉमन एंसेस्टर कोई था, उसका फॉसिल मिला। तो हम देखें कि वो करेक्टर इसमें भी गनेथोस्टोम्स में भी है और उस करेक्टर से मिलता जुलता कुछ करेक्टर वहां, तो डिराइव करेक्टर्स नहीं, वहां नहीं, यहाँ पर है डिराइव करेक्टर्स, और वहां पर वो करेक्टर लॉस हो गया एग्नाथा में। The common ancestors of all gnathostomes underwent an additional duplication of Hox genes. Hox gene हम बार बार बता रहे हैं, ये Hox gene जो है पूरा क्रेनियम के स्ट्रक्चर के लिए, मतलब पूरा स्केल्प हेड स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इवोल्यूशन में ये Hox gene में बहुत बदलाव आया। तो जब जब डुप्लीकेशन हुआ Hox gene में, ठीक है, तो ये Hox gene पहले कहाँ पढ़े थे, वर्टिब्रेटा के इवॉल्व होने के पहले हम लोग पढ़े थे कि ये Hox gene जो था evolve हुआ and then it was duplicated. Okay, here again additional duplication is happening, and because of this additional duplication jaws are forming. उस समय जो एडिशन हुआ था, डुप्लीकेशन हुआ था, हॉक्स जीन का एडिशन हुआ था, तो क्रेनियम का फॉर्मेशन हो गया था। अब जो है जॉ का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर एडिशनल डुप्लीकेशन ऑफ हॉक्स जीन्स सच दैट द सिंगल सेट प्रेजेंट इन अर्ली कॉर्डेट्स बिकेम 4। एक सेट से 4 सेट बन गया। In fact, the entire genome appears to have duplicated, and together these genetic changes likely enabled in the origin of jaws and other novel features in gnathostomes. ये सब उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। The gnathostomes forebrain is enlarged compared to that of other craniates. तो जॉ के फ्यूज होने की वजह से इसका फोरब्रेन को भी बड़ा होने में जगह मिला, मदद मिला, और ये एनलार्ज हुआ, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर क्रेनिएट्स जिसमें जॉ नहीं था, उससे इसका फोरब्रेन एनलार्ज बड़ा हुआ, मेनली इन एसोसिएशन विथ एनहांस्ड सेंसेस ऑफ स्मेल एंड विजन। तो जब बड़ा हुआ इसका क्रेनियम, तो उसमें स्मेल का, विजन का, सेंसेज का, ये सब का जो है सो स्पेस क्रिएट हुआ। और बाद में देखेंगे कि हम इसमें स्मेल, विजन और फैक्ट्री लोब बनता है, फिर ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक गनेथोस्टोम्स इज द लैटरल लाइन सिस्टम। ये देख याद जान लीजिए, लैटरल लाइन सिस्टम क्या होता है। लैटरल लाइन सिस्टम जो है आर सेंसिटिव टू द वाइब्रेशन इन द सराउंडिंग वाटर। ओके, तो मछली को पता लग जाता है कि बगल में पानी हिल रहा है, क्योंकि उसमें लैटरल लाइन सिस्टम होता है। ये एक ऑर्गन है that form a row along each side of the body. दोनों साइड, lateral side होता है present and are sensitive to vibrations in the surrounding water. This is the lateral line system. तो lateral line system आ गया यहीं पर पहले ही अर्ली ग्नेथोस्टोम्स में, और ये हम लोग देखते रहेंगे लास्ट में ओस्टिस्थिस तक में भी होता है। जो फिश आप लोग खाते हो उसमें भी होता है लैटरल लाइन सिस्टम। Precursors of these organs were present in head shields of some jawless vertebrates. तो जो हम डिराइव करेक्टर बोल रहे थे, जो उसके एंसेस्टर में था, वो यही था। जॉलेस वर्टिब्रेट्स में भी ये डिराइव करेक्टर था। कौन सा? ये वाला लैटरल लाइन सिस्टम। प्रिकर्सर इसका, not fully developed, precursor of these organs. That's why this is called a derived character. अब देखते हैं ग्नेथोस्टोम्स का फॉसिल। एक हमको फॉसिल मिला ग्नेथोस्टोम्स का, क्योंकि ये और ये बहुत बड़ा फॉसिल था। इसका आप देखोगे, दिस इज मतलब इस पूरा स्कल है और उसका जॉ, दिस इज द लोअर जॉ and somewhere here this is the upper jaw. This is upper jaw and this is lower jaw, and this is cranium. Now the cranium and lower and upper jaw, these are fused. आप देखोगे स्केल है, यहां से लेकर के यहां तक ही आधा मीटर है, तो सोच लो ये कितना बड़ा होगा एनिमल।
ठीक है, 10 मीटर इन लेंथ द प्लैकोडर्म। हाँ अब आ जाओ, फॉसिल ऑफ ग्नेथोस्टोम्स बताए थे। प्लैकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो गया, एकैंथोडी एक्सटिंक्ट हो गया, ये प्लैकोडर्मी है। दिस इज प्लैकोडर्मी कॉल्ड एज डंक्लियोस्टियस। डंक्लियोस्टियस स्पीसीज है दैट ग्रू अप टू 10 मीटर इन लेंथ। ठीक है, a 2006 analysis of its jaw structure concluded that the Dunkleosteus could exert a force of 560 kilogram per centimeter square or 8,000 pound per square inch at the tip of its jaws। यहाँ पर ये बहुत एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एग्जर्ट कर सकता था, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गया। Gnathostomes appeared in the fossil record in the late Ordovician period। ओर्डोविशियन पीरियड कब आता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कब आता है। पेलियोजोइक एरा में। पेलियोजोइक एरा में। पेलियोजोइक एरा में और कैम्ब्रियन पीरियड के बाद। ठीक है, तो कैम्ब्रियन ये ओर्डोविशियन पीरियड में ये अपीयर हुआ। यानी अब आप क्या बोलोगे, ग्नेथोस्टोमाटा कब इवॉल्व हुआ? ओर्डोविशियन पीरियड में, पहले और सबसे पहले ओर्डोविशियन पीरियड में, अबाउट 450 मिलियन ईयर्स अगो। ओर्डोविशियन पीरियड के भी समझ लो एकदम बीच में। ठीक है, क्योंकि ओर्डोविशियन पीरियड स्टार्ट होता है 500 से लेके 435 तक। ठीक है, तो 500 से लेके 435 तक में आपका हो गया 65 मिलियन ईयर। उसमें 50 मिलियन के बाद, 500 के बाद 50 मिलियन बाद होगा 450, क्योंकि ये पहले का है, पास्ट में है, तो घटते क्रम में, कम होगा तो वो रिसेंट होगा, ज्यादा होगा तो वो पहले का होगा। तो 50 मिलियन के बाद, तो अब जो है ये 15 मिलियन साल ही बचा है ओर्डोविशियन पीरियड के खत्म होने में। तो हम क्या कहेंगे? लेट ओर्डोविशियन पीरियड। क्या है? फॉसिल रिकॉर्ड इन द लेट ओर्डोविशियन पीरियड। बीच में नहीं, सॉरी बीच बोल दिए, लेट ओर्डोविशियन पीरियड। अब ओर्डोविशियन पीरियड खत्म होने वाला जब था, तब ग्नेथोस्टोम्स जो है अपीयर हुआ एंड स्टीडली बिकम मोर डाइवर्स। उसके बाद डाइवर्स होना शुरू हुआ। Their success probably resulted from a combination of anatomical features, their paired fins and tail। ठीक है, fins and tail। fins जो है ग्नेथोस्टोम्स में ही अपीयर हुआ, और टेल पेयर्ड नहीं होगा, fins जो था पेयर्ड था, which were also found in jawless vertebrates। सॉरी, जॉलेस वर्टिब्रेट्स में भी था पेयर्ड फिन्स एंड टेल्स, बट दे वेयर, चलो इस पॉइंट, यस टेल फिन इज देयर। ठीक है, ये सॉरी, ग्रेथोस्टोमाटा में भी था पेयर्ड फिन और टेल। पेयर्ड फिन और टेल जब क्योंकि स्विम करेगा तो उसको पेयर्ड फिन और टेल को जरूरत पड़ेगा। कितना तरह का फिन होता है? एक तो अगर आप एक्वेटिक एनिमल है उसके बॉडी को डिवाइड करेंगे तो एक हेड रीजन हो जाएगा, एक ट्रंक रीजन होगा, एक टेल रीजन होगा। तो टेल रीजन में टेल फिन है, एंड ट्रंक रीजन में क्या है? एक तो कुछ फिन जो होगा उसके डॉर्सल साइड होगा, कुछ फिन जो होगा उसके वेंट्रल साइड होगा। तो वेंट्रल साइड में पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन मिलता है, और डॉर्सल साइड में कौन सा फिन मिलता है? तो वो होगा कहीं फिगर, डॉर्सल फिन्स, इसको डॉर्सल फिन बोलते हैं दोनों साइड में। एंड जो वेंट्रल साइड में है वो पेक्टोरल फिन है। वन पेयर ऑफ पेयर्ड फिन, इसीलिए बोले पेयर्ड है ये। वन पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन, वन पेयर ऑफ डॉर्सल फिन एंड वन पेयर ऑफ पेल्विक फिन। तो पेयर्ड फिन्स एंड टेल, ये टेल फिन हो गया। क्या काम है?
टेल फिन से क्या मदद मिलता है उसको? तैरने में, आगे भागने में स्पीड ले सकता है वो। एक बार टेल फिन पीछे अंडुलेट करेगा, हिलाएगा ऐसे, तो पानी का अंडुलेशन होगा तो उसको आगे प्रोपेल होने में मदद मिलेगा। डॉर्सल फिन से क्या होता है? डॉर्सल फिन से उसको स्टेबलाइज होने में मदद मिलता है, यानी पानी में इधर उधर पलटी नहीं खाएगा। पीछे का टेल फिन हिलेगा तो उसका बॉडी ऊपर नीचे पलटी खा सकता है, तो उससे वो स्टेबलाइज कर सकता है, या अपना मर्जी से अगर दाएं घुमाया तो नीचे उलट जाएगा, उधर किया तो इधर उलट जाएगा, तो इससे उसको स्टेबलाइज करने में मदद मिलता है डॉर्सल फिन से। और पेल्विक और वेंट्रल फिन से क्या करता है वो? इससे भी पानी को अंडुलेट करता है। पेल्विक और पेक्टोरल फिन और इन कॉम्बिनेशन विथ द टेल फिन ये मूव करता है, प्रोपेल करता है। डॉर्सल फिन से स्टेबलाइज करता है। तो ये पेयर्ड फिन है जो कि प्रेजेंट होता है ग्नेथोस्टोम्स में भी, प्लस टेल फिन। एक सेकेंड, मैं आ रहा हूं 2 मिनट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, Yes, sir. sir. समझ Yes, में आ sir. रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रुको 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ओके, तो ये आप समझ गए, पेयर्ड फिन एंड टेल allow them to swim Yes, sir. swiftly after prey, and their jaws enable them to grab prey or simply bite off chunks of flesh। तो ये वाला जो प्लेकोडर्मी था, इसमें आप देख सकते हैं कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये क्यों डेवलप हुआ इसमें ये कैरेक्टर? ये जब किसी को काटता होगा तो पूरा उसको मांस सहित निकाल लेता होगा, चंक ऑफ फ्लैश। The earliest gnathostomes in the fossil record include extinct lineage of armored vertebrates known as placoderms, which means plate skinned। प्लेकोडर्म मतलब इसका जो ऊपरी लेयर है प्लेट का है। Most placoderms were less than a meter long, though some giants measured more than 10 meter। तो ये एक जायंट था जो 10 मीटर से बड़ा लंबा था। इसका सिर्फ आगे का इतना सा ही एक जो था, खोपड़ी का इतना हिस्सा ही आधा मीटर का था। तो ये समझ लो आधा मीटर और यहाँ हो गया 1 मीटर, और 1 मीटर और यहाँ तक 2 मीटर का इसका खोपड़ी था। ये आगे का मुंह, मतलब एक 6 फीट का लड़का उससे भी लंबा, 18 मतलब 6.5 फीट का आदमी के बराबर उसका एक मुंह था। ये खोलेगा तो उतना बड़ा आदमी को एक बार में निकल जाएगा। तो ये जायंट था। एंड अदर ग्रुप्स ऑफ जॉर्ड वर्टिब्रेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एकैंथोडियंस। और दूसरा ग्रुप जो था एकैंथोडियन,
सेकेंड क्लास। तो एकैंथोडियन और इसमें क्या फर्क है? एकैंथोडियन में जो था बोनी स्पिक्यूल था, हम बार बोल रहे हैं ना बोनी स्पिक्यूल, उसका फोटो नहीं मिला हमको कहीं बढ़िया, तो हम लगाए नहीं है। समझ लो कि इसमें इस प्लेट लाइक था, ये बड़ा था, और वो था एकैंथोडी में बोनी स्पिक्यूल, इस टाइप का स्पिक्यूल था, जैसे एग्नाथा में हम लोग देखे थे, इस टाइप का स्पिक्यूल था, बोनी स्पिक्यूल एक्सोस्केलेटन। तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। अदर ग्रुप्स वो लोग क्या था? एकैंथोडियंस। So these two classes were extinct, are extinct now. Okay, emerged at roughly the same time and radiated during the Silurian and Devonian periods. Roughly एक ही टाइम पर ये सब आया था। कौन कौन? प्लेकोडर्म और एकैंथोडियन। कब आया? एक ही टाइम मतलब कब बोल रहे हैं, कब आया सब? ऑर्डोविशियन में आया पहला ग्नेथोस्टोम्स। कब आया? ऑर्डोविशियन में आया, पढ़े थे ना यहाँ, 450 मिलियन ईयर से वो लेट ऑर्डोविशियन पीरियड में आया। ओके, लेट ऑर्डोविशियन पीरियड के आया, उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड खत्म हुआ तो फिर स्टार्ट हुआ साइलूरियन पीरियड। साइल्यूरियन पीरियड। उसके बाद साइलूरियन पीरियड के बाद डेवोनियन पीरियड। ठीक है, तो इतना टाइम तक ये रहा, डेवोनियन पीरियड तक रेडिएटेड, इतना टाइम तक सर्वाइव किया, साइलूरियन, डेवोनियन, and they disappeared 359 million years ago, and acanthodians became extinct about 70 million years later. तो पहले प्लेकोडर्म गया 359 मिलियन ईयर्स पहले। तो 359 मिलियन ईयर पहले कौन सा टाइम चल रहा था? डेवोनियन पीरियड, लेट डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड खत्म होने वाला था, क्योंकि डेवोनियन पीरियड खत्म होता है कब? 345 पर। 345 मिलियन ईयर्स पहले डेवोनियन पीरियड खत्म हो गया था, और 359 मिलियन ईयर में ये डिसअपियर हो गया। कौन? प्लेकोडर्म। तो डेवोनियन भी खत्म होने वाला जब था, तो प्लेको, आपको हम एक टास्क देंगे, एक चार्ट बनाना, जब हम ये पढ़ा देंगे तब, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो एक तरफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पहले टाइम लिखोगे, फिर एरा लिखोगे, पीरियड लिखोगे, डिवाइड करोगे, और उसके बाद उस सब टाइम एरा पीरियड में कौन आया, एक कॉलम बनाओगे जिसमें ऊपर हेडिंग दोगे फर्स्ट अपीयरेंस। तो उस एरा में, पीरियड में जो जो आया पहले उसको डालोगे, टेबल बना देंगे तो उसमें डालोगे। फिर सेकंड कॉलम देंगे एक डोमिनेंस और एबंडेंस, तो किस पीरियड में किसका एबंडेंस रहा वो आ जाएगा। फिर थर्ड पीरियड में दे देंगे एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन, तो एक वो टेबल देखोगे आप, सीधा सब मेमोराइज हो जाएगा। ओके, कोई अगर होशियार है तो बना लो, नहीं तो हम बना देंगे, हमको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, सब थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम का कमी है। तो थोड़ा टाइम का कमी है, तो थोड़ा हम बाद टाइम लेके बना पाएंगे। अगर कोई बना सकता है तो पहले बना लो। ओके, हम आइडिया दे दिए, सब पढ़ा भी दिए हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और नेट से भी सर्च कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो प्लेकोटर्म कब गया? लेट डेवोनियन पीरियड में, एंड देन एकैंथोडियंस बिकेम एक्सटिंक्ट 70 मिलियन ईयर्स लेटर। और इसके 70 मिलियन ईयर्स के बाद, यानी इसमें 70 मिलियन घटा दो, 70 मिलियन ईयर घटाओगे तो कितना होगा? 359 में 70 गया तो कितना होगा भैया? 11 घटाओगे 289 मिलियन ईयर्स पहले, 289 मिलियन ईयर्स पहले एकैंथोडियंस फिर गया। एकैंथोडियंस बाद में एक्सटिंक्ट हुआ। तो 289 मिलियन ईयर्स पहले क्या चल रहा था आपका? कौन सा पीरियड? कार्बोनिफेरस या पर्मियन? पर्मियन स्टार्ट होता है, पर्मियन खत्म हो जाता है, नहीं, पर्मियन स्टार्ट होता है 280 पर एंड इट एंड्स ऑन 225। तो अर्ली पर्मियन पीरियड, यानी पूरा कार्बोनिफेरस भी सरवाइव कर गया। डेवोनियन के बाद, लेट डेवोनियन में प्लेकोडर्म एक्सटिंक्ट हुआ, उसके बाद एकैंथोडियन, डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस पीरियड आया, वो पूरा कार्बोनिफेरस पीरियड सरवाइव कर गया। कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद खत्म हुआ तो पर्मियन पीरियड स्टार्ट हुआ, तो अर्ली पर्मियन में एकैंथोडियन भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो कहने का मतलब
जो एक्सोस्केलेटन था वो फेवर नहीं किया इवोल्यूशन, उसके फिटनेस को। In the past several years, new fossil discoveries have revealed that 450 to 420 million years ago was a period of tumultuous evolutionary change. Tumultuous मतलब क्या होता है? बहुत ही कंफ्यूज्ड, मतलब कोई आदमी एकदम हड़बड़ी में है और खूब जल्दी में है। तो चूंकि अब यहाँ पर पहले जॉ आ चुका है, अब जॉ के आने के बाद बहुत सारा पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया और एक्सोस्केलेटन वाला एक्सटिंक्ट हो गया, एंडोस्केलेटन वाला लिनिएज ज्यादा सक्सेसफुल था। अब एंडोस्केलेटन लिनिएज में भी अब उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, कार्टिलेजिनस होगा, बोनी होगा, ठीक है। तो टुमल्टुनस अब बहुत मतलब हड़बड़ी में था, धड़फड़ा गया वो कि अब विकास होगा, इवोल्यूशन बहुत। कब हुआ ये? 450 to 420 मिलियन ईयर्स अगो। 450 to 420 मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? 420 आपका, क्योंकि ओर्डोवियन खत्म हुआ 435 पर, तो 450 को पहले कंसीडर करो, तो पहले ये टाइम आया, तो 450 आपका आ रहा है ओर्डोविशियन पीरियड। तो ओर्डोविशियन पीरियड हम बताए, क्योंकि ओर्डोविशियन पीरियड 500 से 435 तक है, और 420 जो आया वो आपका 435 में स्टार्ट होता है साइलूरियन पीरियड और 395 पर खत्म होता है। तो साइलूरियन पीरियड और ओर्डोविशियन पीरियड जो टाइम पीरियड था, ये काफी टुमल्टुअस इवोल्यूशनरी चेंजेस में हो रहा था ये टाइम। ग्नैथोस्टोम्स डाइवर्स हो रहे थे। Gnathostomes that lived during this period had highly variable forms, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, and by 420 million years ago, यानी साइलूरियन पीरियड के दौरान, they had diverged into 3 lineages of jawed vertebrates that survive today. बता चुके हैं, कॉन्ड्रेस्थीस, रे फिन्ड फिशेज एंड लोब फिन्स। अब तीनों का नाम हम लेंगे, अगर हम अभी क्लास में पहले बता दिए हैं, समझा दिए हैं सब डिटेल में, आप समझ गए। कॉन्ड्रेस्थीस कार्टिलेजिनस फिशेज, रे फिन फिशेज एंड लोब फिन्स बोनी फिशेज। रे फिन फिशेज एक्टिनोप्टेरिगी, लोब फिन फिशेज सार्कोप्टेरिगी, ठीक है। तो 420 मिलियन ईयर पहले कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज का विकास प्रारंभ हो गया, यानी साइलूरियन पीरियड में, साइलूरियन पीरियड स्टार्ट होता है 435 से, तो साइलूरियन पीरियड स्टार्ट होने के 15 मिलियन साल के बाद ये जो है आपका कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। एंड दे हैड डाइवर्ज्ड इनटू 3 lineages of jawed vertebrates that survive, and they survive today also. Chondrichthyans, ray fin fishes and lobe fins. Okay, अब हम आते हैं Chondrichthyans. Okay, डायगोनली हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन को, क्योंकि इसका हम क्या देख रहे हैं, फाइलोजेनी देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम आपको बता चुके हैं, क्लास में भी हम सब रटा दिए हैं, किसका कौन कौन क्लास है, क्या क्या सब क्लास है, सब बता दिए। सिफेलोकोडेटा पढ़ लिए, यूरोकोडेटा पढ़ लिए, मिक्सिनी पढ़ लिए, क्रेनिएटा यहाँ से स्टार्ट हो गया। पेट्रोमाइजोन्टिडा, पेट्रोमाइजोन्टिडा क्या है, लैम्प्रे है, यहाँ से क्या है, एग्नाथा शुरू हो गया, एग्नाथा का भी साइक्लोस्टोमाटा क्लास है। कॉन्ड्रिस्थीस, कॉन्ड्रिस्थीस अब ग्नैथोस्टोमाटा शुरू हो गया, ग्नैथोस्टोमाटा में भी ये कॉन्ड्रिस्थीस जो है बोनी फिशेज है, क्योंकि ये सब लिविंग है, एक्सटिंक्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। एक्सटिंक्ट वाला सब यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर था, इधर एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये जो ब्रांच में जो अभी लिविंग है, यही सब ये यहाँ पर है। तो कॉन्ड्रिस्थीस बोनी फिशेज हो गया। एक्टिनोप्टेरिक, कॉन्ड्रिस्थीस के बाद फिर अब ये डायगोनली गया इधर, तो बोनी फिशेज का एक क्या है, एक्टिनोप्टेरिगी आपका ऑर्डर है ना। हाँ। तो इसका क्या है, एक्टिनोप्टेरिगी क्या है, सब क्लास, सॉरी सब क्लास, सब क्लास है। सब क्लास है। एक्टिनोप्टेरिगी हो गया। एक्टिनोप्टेरिगी का फिर आगे आप देखेंगे हम एक्टिनिस्टी, एक्टिनिस्टिया और डिप्नोई। एक्टिनिस्टिया जो है आपका